वेलकम टू बी ए क्रैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी ए क्रैकर में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे उसी वीडियो का पार्ट 2। और वीडियो कौन थी? पहली ये वीडियो थी भौगोलिक विचारधारा की। प्राचीन भारत में भौगोलिक विकास के क्या क्या प्रमाण मिले थे, हमने आपको बता दिए थे। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में टॉलमी का आखिरकार क्या योगदान है। टॉलमी कौन था, किस क्षेत्र का विज्ञान था? तो खगोल शास्त्री था टॉलमी। खगोल विज्ञान में बहुत इसकी रुचि थी। और टॉलमी जो हैं, इनके द्वारा भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिए गए, इस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही ये लेक्चर इम्पोर्टेंट होगा बीए थर्ड ईयर वालों के लिए। बीए थर्ड ईयर मीन्स बीए फाइनल ईयर वालों के लिए 2020 के लिए इम्पोर्टेंट है, जो इस समय परीक्षाएं होंगी जिनकी। और 2021 की जो परीक्षा आने वाली है उसके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण लेक्चर होगा। वीडियो 2 है, मतलब दूसरा प्रश्न पत्र, और ऐसे प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक, उन प्रश्नों पर हम जो है दृष्टिगत कर रहे हैं, मतलब उन पर हम नज़र डाल रहे हैं। इस श्रृंखला में आप हमारे सामने उपस्थित हैं। और आइए हम बात करते हैं कि भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में टॉलमी के आखिरकार क्या क्या योगदान हैं। देखेंगे हम पहला योगदान टॉलमी का क्या था। वैसे टॉलमी की बात करूँ, टॉलमी खगोल विज्ञान का प्रकांड विद्वान था। टॉलमी द्वारा वर्णित खगोल विज्ञान का विवरण टॉलमी के द्वारा एक पुस्तक है, एक ग्रंथ है जिसको बोल सकते हैं आप। तो ग्रंथ है एक प्रकार का, वो अल्माजेंट। तो अल्माजेंट या फिर आप बोल सकते हो अल्माजेंट। तो अल्माजेंट में आपको मिलेगा, इनके पूरा बायोडाटा मिलता है कि टॉलमी आखिरकार जो है खगोल विज्ञान के प्रकांड विद्वान हैं। इन्होंने खगोल विज्ञान में क्या क्या खोज की है, फिर विज्ञान के क्षेत्र में कैसा योगदान दिया है, इनके जो है ग्रंथ में अल्माजेंट में आपको मिल जाएगा। टॉलमी के भूगोल के क्षेत्र में जो किए गए योगदान है वो निम्नवत हैं, आपके सामने प्रस्तुत हैं। कम से कम इन्होंने हम 9 ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपको जानना अति आवश्यक है। किसी भी परीक्षा, मतलब किसी भी परीक्षा क्या, आप बीए थर्ड ईयर की परीक्षा में पूछा जाएगा ये प्रश्न, तो आप इस प्रकार से नोट डाउन करवा के लिखवा सकते हैं। पहले आप देखेंगे पहला का योगदान है, इन्होंने शंक्वाकार प्रक्षेपों एवं ध्रुवीय क्षेत्रों के लिए त्रिविम प्रक्षेपों का उपयोग आरंभ किया। नेक्स्ट है इनका दूसरा जो इनका योगदान है इसके क्षेत्र में, ठीक, वो योगदान इनका है। दूसरा देखेंगे हम, टॉलमी द्वारा लिखित एनेलेम्मा। तो एनेलेम्मा नामक ग्रंथ में लंब कोणीय प्रक्षेप की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। किसका? लंब कोणीय प्रक्षेप की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, इसका वर्णन किया गया है इनके किस ग्रंथ में? एनेलेम्मा ग्रंथ में, ठीक। नेक्स्ट है आपका तीसरा कि टॉलमी की पुस्तक गाइड टू जियोग्राफी में ब्रिटिश द्वीपों का वर्णन, खाड़ियों एवं नदियों के डेल्टाओं का वर्णन, ठीक, तथा प्रमुख नगरों और भौगोलिक वर्णन किया गया है। तो मतलब टॉलमी की पुस्तक गाइड टू जियोग्राफी, तो गाइड टू जियोग्राफी में किसका वर्णन है? ब्रिटिश द्वीपों का वर्णन है, जो ब्रिटिश द्वीप हैं। बट ब्रिटिश द्वीप मीन्स जो उनके द्वीप हैं, आयरलैंड हो गया, उसके बाद में इंग्लैंड हो गया, इन सभी के बारे में चर्चा की गई है। खाड़ी बहुत सारी हैं, खाड़ी, ठीक, गल्फ जिसको बोला जाता है, उसके बारे में चर्चा है। नदी किस प्रकार से डेल्टा बनाती है, उनका चर्चा है। और उसके बाद में प्रमुख नगर हैं और भौगोलिक उनका वर्णन, ठीक। और नेक्स्ट है आपका चौथा कि टॉलमी ने मानव भूगोल के क्षेत्र में मध्य एशिया को अलानी और अरोसी नामक जातियों का विस्तृत वर्णन किया है, ठीक। टॉलमी ने मानव भूगोल के क्षेत्र में भी इन्होंने वर्णन किया है। और मानव भूगोल के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है टॉलमी ने? तो मानव भूगोल के क्षेत्र में उन्होंने योगदान दिया है मध्य एशिया को अलानी और अरोसी नामक जातियों में विस्तृत किया है और विस्तृत रूप से उसका वर्णन किया है, ठीक। ध्यान रखेंगे कि टॉलमी ने एशिया को मध्य एशिया में अलानी और अरोसी नामक जातियों का विस्तृत वर्णन किया है, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे हम पांचवा कि इन्होंने यानी टॉलमी ने भौगोलिक ज्ञान एवं सूचनाओं को मानचित्रों में प्रदर्शित करने का पूरा प्रयत्न किया है। तो मानचित्र का ज्ञान इनको भी था, मानचित्र पर प्रदर्शित करने का पूरा प्रयत्न इन्होंने किया, ठीक। नेक्स्ट है छठवा कि टॉलमी ने नक्षत्रों के उदय अस्त होने, नक्षत्र क्या होते हैं? तारे जो आप देख रहे हैं, नक्षत्र उसी को बोला जाता है, ठीक। कहीं कहीं देहाती भाषा में, अवधी भाषा में नक्षत्र बोला जाता है इसको, ठीक। तो टॉलमी ने नक्षत्रों के उदय अस्त होने के बारे में बताया था कि नक्षत्र भी उदय और अस्त होते हैं। गोधूल के बारे में बताया था। उसके बाद ऋतु आदि का एक कैलेंडर बनाया था कि नक्षत्रों कब उदय होते हैं, कब अस्त होते हैं, गोधूल क्या
है, इसका कैलेंडर बनाया था। और आगे चलते हैं हम थोड़ा इसी में देखते हैं। इसने इसी से संबंधित उनकी पुस्तक ग्रहीय परिकल्पना। तो आप जब प्लानिटरी हाइपोथेसिस की एक पुस्तक है ग्रहीय परिकल्पना, जब इसको आप पढ़ेंगे, पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, उसमें ये बातें, इन बातों का मेंशन किया गया है कि टॉलमी ने नक्षत्र के उदय अस्त होने के बारे में चर्चा की थी, गोधूल के बारे में चर्चा की थी, ऋतु परिवर्तन के बारे में भी चर्चा की थी। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। 7वां है कि टॉलमी ने नक्षत्रों पर वेध किए और उनकी एक लंबी सूची भी बनाई थी। उनका मत था कि आकाश में एक स्थिर नक्षत्र मंडल था और एक स्थिर नक्षत्र मंडल था और उसके बाहर की ओर एक गतिशील नक्षत्र मंडल थे। सबसे बाहरी मंडल में सबसे ज़्यादा गतिशीलता थी। मतलब इन्होंने बताया था कि आकाश में एक स्थिर नक्षत्र था। एक स्थिर नक्षत्र मतलब एक छोटा सा नक्षत्र, या फिर आप बोल सकते हो बड़ा सा किसी प्रकार का नक्षत्र है। एक मिनट। तो मान लिया इनके अनुसार एक नक्षत्र था आकाश में और वो स्थिर था और उसके बाहर की ओर एक गतिशील नक्षत्र मंडल थे। अब नक्षत्र मंडल में यहाँ पे तारे, यहाँ पे तारे, यहाँ पे तारे, ऐसे से गतिशील वो क्या रहे थे, इसे घूम रहे थे या फिर इस तरह से तमाम किस प्रकार की गति कर रहे थे, ऐसा इन्होंने नहीं बताया। मतलब ये गतिशील थे, मतलब अस्थायी नहीं थे, गतिशील थे। लेकिन जो बीच का तारा था इन्होंने बताया, और कि जो सबसे बाहरी मंडल में सबसे ज़्यादा गतिशीलता थी। मान लिया कोई ऐसे है, ठीक, तारा वो स्थिर है, इसके चारों तरफ तारे जो हैं वो गतिशील हैं, इसके चारों ओर फिर ऐसे ऐसे मंडल, मतलब एक एक ऐसे सर्कुलेशन ऐसे बना हुआ, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस प्रकार से एक चक्री के तौर पर ऐसे ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे। तो जो सबसे बाहरी मंडल था वो सबसे ज़्यादा गतिशील था और जो सबसे लास्ट वाला मंडल था वो स्थिर था। उससे थोड़ा ऊपर वो धीरे धीरे, उससे थोड़ा ऊपर वो धीरे धीरे, उससे थोड़ा ऊपर वो धीरे धीरे, इस प्रकार से सबसे लास्ट वाला था वो सबसे तेज गति कर रहा था। ऐसा किसका मानना? टॉलमी महोदय का। आगे टॉलमी ने बताया कि टॉलमी ने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का निर्माण किया था। ध्यान रखेंगे इस बात को, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टॉलमी ने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का निर्माण किया था। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे ये है कि अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? ये ग्लोब पृथ्वी है। पृथ्वी पर जो इस तरीके की रेखाएं होती हैं, इस तरीके की रेखाएं होती हैं, वो रेखाएं कैसी होती हैं? तो वो रेखाएं हैं आपकी, वो रेखाएं अक्षांश रेखाएं। और पृथ्वी पर जो लंबी लंबी रेखाएं होती हैं, जो लंबवत रेखाएं होती हैं, इस प्रकार की रेखाएं, इस प्रकार की रेखाएं, ठीक, वो रेखाएं होती हैं कैसी? ये रेखाएं हैं आपकी देशांतर रेखाएं। और जो जो इस तरीके से रेखाएं होती थी, ये रेखाएं, ये कैसी रेखाएं हैं? ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक। तो इनका खोज इन्होंने किया था, इनका निर्माण इन्होंने किया था, किसने? टॉलमी ने। आगे है, और मानचित्रों के प्रक्षेपों के संबंध में अक्षांश एवं देशांतर शब्दों का भी प्रयोग किया था इन्होंने। तो इन्होंने इन शब्दों का भी प्रयोग किया और इनके बारे में इन्होंने बताया भी। अगला है 9वां, कि टॉलमी की प्रसिद्ध पुस्तक जियोग्राफिया थी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? जियोग्राफिया थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग है। उसके बाद में खगोल की पर, मतलब खगोल की पर जो पुस्तक लिखी इन्होंने, इनका ग्रंथ था वो है अल्माजेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है इनकी। तो अल्माजेस्ट, जियोग्राफिया, इनकी दो पुस्तकें बड़ी ही प्राचीन, मतलब कैसी हैं ये? ठीक, संक्षेप में प्राचीन भूगोलवेत्ताओं में, जैसा कि टूली ने लिखा था कि टॉलमी की पदवी भीमकाय है। भीमकाय में सबसे बड़ी है, अच्छे ओहदे पे है ये टॉलमी। तो टॉलमी महोदय ने अच्छा खासा योगदान दिया है, इसलिए आज हम भारत में रह करके टॉलमी के बारे में पढ़ने पर मजबूर हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया है भारतीय भूगोल में। ये भारतीय भूगोल नहीं बोल सकते आप, विश्व स्तरीय भूगोल में इन्होंने अच्छा खासा योगदान दिया है। मतलब भौगोलिक ज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अच्छा योगदान दिया है। किसने? टॉलमी ने। यही कारण है कि आज हम इनको अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, ठीक। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपका दूसरा लेक्चर जो है वो भी समाप्त होता है, ठीक। तो इस प्रकार की जब हेडिंग से आप जो है 9 पॉइंट अगर लिख देते हैं तो आपको 5 नंबर के प्रश्न पत्र में 4 नंबर बढ़िया आराम से ही मिल जाएंगे, ठीक। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और ये बात भी ध्यान रखेंगे कि बीए है तो बीए में अगर ज़्यादा आपको फैक्ट्स नहीं पता है, क्योंकि सारे के सारे पॉइंट नहीं याद हैं, तो आप एक आध दो पॉइंट जो है इधर उधर से, इसमें पॉइंटेड अगर बात लिख रहे हो तो उसमें इधर उधर का पॉइंट बिल्कुल भी मत लिखिएगा। अगर आप जो है इसको स्टेंजा के रूप में, फिर पैराग्राफ के रूप में लिखना चाहते हैं इसी बात को,
तो हो सकता है एक आध दो पॉइंट इधर उधर से आप बीच में मिला दें। लेकिन अगर आप पॉइंट करते हैं कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से आप लिखते हैं, तो बिल्कुल भी अपनी चालाकी मत दिखाइएगा वहाँ पे, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो आपसे ज़्यादा चालाक है। अगर उसकी नज़र पड़ गई तो 5 नंबर के बजाय आपको उसमें 1-2 नंबर ही मिलेगा और वो निकल जाएगा आगे। ठीक, अगर आपने सही से लिखा, जो पॉइंट है आपको जो पता है वही पॉइंट लिखिएगा। अगर पॉइंट में लिखना है तो नहीं, पैरा में लिख दीजिएगा। पैरा हाईलाइट नहीं होगी वो चीज़ें ना। फोकस वहाँ पे करिए जहाँ से आपको फ़ायदा हो और ऐसा लगे उसको, क्योंकि आपकी कॉपी जो होती है वो उसके सामने प्रदर्शित होती है, ना कि आप स्वयं प्रदर्शित होते हैं। तो आपका ज्ञान उस कॉपी में होता है, जो कि कॉपी उसके सामने आती है और वो पता चल करता है कि बच्चे के अंदर कितना टैलेंट है, कितना ज्ञान है। वो कॉपी पता बताती है आपका टैलेंट, आपका ज्ञान। ठीक, तो आपको कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना है। अब ये सोचिए कि कॉपी आपकी सब कुछ है इस समय। ठीक, तो सोचिए कि मैं हूँ कॉपी और मैं जा रहा हूँ वहाँ पे। तो इस प्रकार से आप, जिस प्रकार से आप टाई बेल्ट लगा करके किसी इंटरव्यू में जाते हैं, उसी प्रकार से अपनी कॉपी में जो है स्वच्छता का विशेष ध्यान दें। उसके बाद में अपने आप पे जो कोई इल्ज़ाम लगा हो, या फिर आप सोचते हैं कि अगर हमें इंटरव्यू के लिए जाना है तो हमारे ऊपर कोई दाग वगैरह ना हो, मतलब दाग क्या, दाग के तौर पर बोल सकते हो कोई, मतलब पुलिस वेरिफिकेशन में कोई चीज़ें ना निकली हो, या फिर ऐसी चीज़ें हो, ऐसी कोई घटना ना हो जिससे इंटरव्यू पर प्रभाव पड़े मेरे। तो इसी प्रकार से ऐसी कोई बातें कॉपी में ना लिखें जिससे आपके नंबर पर प्रभाव पड़े। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक, तो दोस्तों ये रही थोड़ी बहुत जो है कॉपी से संबंधित बातें। मैं सोच रहा हूँ कि इस पे वीडियो बनाऊंगा कि कॉपी किस प्रकार से लिखें, बीए में कॉपी किस प्रकार से लिखें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की संभावना बन सके। ठीक, तो इस प्रकार का हम वीडियो बनाएंगे। बहुत से लोग पूछते हैं कि सर कितने पेज में लिखें कॉपी, तो पेज डोंट मैटर, पेज इम्पोर्टेंट नहीं है। बट हाँ, पेज भी इम्पोर्टेंट है। कब? जब आप अच्छे तरीके से लिख रहे हो तब। तो तरीका भी बताइए किस प्रकार से लिखना है, लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, और शब्दों की समय सीमा की, शब्दों की जो चयन सीमा होती है, शब्द चयन किस प्रकार से करेंगे, और कितने समय में कौन सा उत्तर लिखना है। इन सभी बातों पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे किसी दिन, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों। फिर इसी प्रकार की वीडियो के साथ हम मिलेंगे तीसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।